जो हमारा बैक एपिसोड हुआ था उसमें हमने अम्लों के उपयोग और जनरल फार्मूला के बारे में चर्चा किया था, जहां से क्वेश्चन आते थे और हमने आप सभी से चर्चा भी किया था। एक बार सभी बच्चे बिल्कुल फोकस हो जाएंगे और हमने ऑक्जेलिक एसिड से शुरू किया था, जिसका मैंने जनरल फार्मूला बताया था कि C डबल बॉन्ड OH को हमें 2 बार क्या करना है भाई, लिख देना। अभी मैं कह रहा हूं वही बात नहीं करेंगे, बात करेंगे तो फिर पढ़ाने लगेंगे। थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूं तो थोड़ा सुन लो आप लोग। सेकेंड मैंने बताया था ऑक्जेलिक एसिड का जो उपयोग है वो आपके इंक स्पॉट में ही बोल रहा हूं, आपको नहीं बोलना है। और इवन फोटोग्राफी में भी हम यूज करते हैं ऑक्जेलिक अम्ल का। आपके टमाटर में, पालक में, चने की पत्तियों में ये एसिड क्या होता है, मौजूद होता है। फिर डियर हमने फॉर्मिक एसिड पढ़ा था HCOOH, जिसको हम मेथेनोइक अम्ल के नाम से जानते हैं, जो चींटियों में और इवन नेटल नाम का एक पौधा है उसमें पाया जाता है। और फॉर्मिक एसिड का जो मेन यूज था, एक तो हम फूड प्रिजर्वेटिव में करते हैं भोजन को संरक्षित करने में, याद होगा सभी को। रबर का कोगुलेशन स्कंदन में भी हम फॉर्मिक अम्ल का उपयोग करते हैं। लेदर इंडस्ट्री में भी हम फॉर्मिक अम्ल का उपयोग करते हैं। बैक्टीरिया को मारने के लिए जीवाणुनाशक बैक्टीरियोसाइड्स में भी फॉर्मिक अम्ल का हम लोग उपयोग करते थे, जो हमने पिछला सेशन में पढ़ा था। फिर हमने कार्बोनिक अम्ल पढ़ा H2CO3, जो है तो मिनरल एसिड्स, मिनरल अम्ल, लेकिन वो वीक आता है और जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उसमें वो प्रेजेंट होता है, जो हमारा पिछला सेशन हुआ था। फिर डियर हमने कैप्चर किया था बेंजोइक अम्ल C6H5COOH, जो ग्रास में, यूरिन में, लीफ में पाया जाता है। और बेंजोइक अम्ल भी भोजन को प्रिजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। एज अ एंटीसेप्टिक, बैक्टीरिया को मारने वारने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर डियर हमने H2SO4 के बारे में पढ़ा था, याद होगा सभी को, विस्फोटक में। और सबसे बड़ा क्लासिक यूज स्टोरेज ऑफ बैटरी, बैटरी के जो संचायक बैटरी होती है उसमें हम H2SO4 का यूज करते हैं, जो हम लोग पिछला सेशन में कैप्चर किए थे। फर्टिलाइजर, उर्वरक में भी हम लोग H2SO4 का यूज करते हैं। फिर डियर हमने ये कंसेप्ट कवर करने के बाद से जो भी हमारा सिट्रिक एसिड वगैरह था, मैलिक एसिड एप्पल में पाया जाता है, सभी को पता है। चाय में टैनिक अम्ल, बटर में ब्यूटारिक अम्ल, व्हीट में ग्लूटामिक एसिड नाम पाया जाता है, जो हमने कैच किया था पिछला सेशन में। उसके बाद से डियर हमने 3 कंसेप्ट पे चर्चा करने वाले थे, जिसमें पहला कंसेप्ट हमने कवर किया था आर्हीनियस कंसेप्ट। आर्हीनियस साहब कहते हैं कि अम्ल वे होंगे जिसको यदि हम जल में डालेंगे तो वो H+ देगा, वो हमारा एसिड कहलाएगा। और जिसको जल में डालने पे OH नेगेटिव देगा, वो हमारा बेस कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। जो जितना H+ देगा वो उतना स्ट्रांग होगा, जो जितना OH नेगेटिव देगा उतना स्ट्रांग बेस होगा, प्रबल क्षार होगा, जो हमने पिछला सेशन में पढ़ा था। इसमें हमने एक लिया एग्जाम्पल HCl का और एक लिया था कास्टिक सोडा NaOH का। आप सभी को पता है कि HCl भी H+ क्या करता है डियर, ज्यादा देता है। तो आर्हीनियस के अकॉर्डिंग वो क्या हो गया, अम्ल हो गया, और कास्टिक सोडा OH दिया तो बेस हो गया। फिर हमारा एक सेगमेंट चल रहा था लुईस बेस वाला, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता भी है। उसी पे हमारा थोड़ा सा अटेंशन था और हमने कुछ ही कवर किया था, पूरा का पूरा कवर नहीं किया था। मतलब उसमें कुछ एग्जाम्पल बचे थे जो हमें करना था, तो यही से हम लोग फोकस करते हैं। और मैंने आपको बताया था लुईस थ्योरी, लुईस सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, यही कंसेप्ट कवर कर रहे थे ना डियर। अब ध्यान देना डियर, लुईस थ्योरी को लेकर के मैंने आप सभी को बताया था, आपसे पूछेगा कौन एसिड है कौन बेस है, लुईस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, लुईस के अकॉर्डिंग आपसे पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने कहा था डियर कि जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, क्या करेगा, डोनेट करेगा, जो भी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है, डोनेट करेगा, वो हमारा
बेस होगा वो हमारा क्षार होगा। क्लियर है पॉइंट यहां तक? और जो इलेक्ट्रॉन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा, एक्सेप्ट करेगा, यानी जो ग्राही होगा वो क्या कहलाएगा डियर? हमारा एसिड कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। और इसी को आपको कैच करना है कि कैसे कोई अम्ल है और कैसे कोई क्षार है। ग्रहण करेगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, बोले तो एक जोड़ा, दो करेगा, जो ले लिया वो अम्ल है, जो दे दिया वो क्षार है। बिल्कुल माइंड मेकअप करिएगा। तो मैंने आपको डियर एक एग्जाम्पल समझाया था पिछला सेशन में, और वो मैं एग्जाम्पल दोबारा समझा दे रहा हूं, फिर पे और एक दो एग्जाम्पल हम लोग कवर करेंगे। मैंने आपको बताया था डियर कि अमोनिया बोरान ट्राइफ्लोराइड है। अब इसमें मान लो आपके एग्जाम में आ गया कि भाई इनमें से कौन एसिड है और कौन बेस है, आपको ये पहचानना है। तो सिंपल सा इक्वेशन था डियर। अभी तो आपको थोड़ा सा टफ लगेगा क्योंकि मैंने आपको बॉन्ड बनाने नहीं सिखाया है, कोऑर्डिनेट या है ना सहसंयोजी बंध, आयनिक बंध अभी हम लोग सीखे नहीं है, लेकिन सीखेंगे तो और उस पर पकड़ हो जाएगी। एनीवे, मैंने बताया था डियर कि नाइट्रोजन का जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है विनो 5 होता है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। और जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो डियर हमारा 2 और 5 होगा। इसी 5 से हमें मतलब रखना है, क्योंकि किसी भी रासायनिक अवक्रिया में बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन क्या करता है डियर? भाग लेता है। ये बिल्कुल याद रखिएगा। और भाग लेने का पीछे कारण है, एक तो ये स्टेबल होना चाहेगा, सोचेगा कि भाई 1 है तो 2 हो जाए, 3 है तो है ना मतलब 8 होना चाहेगा, 18 होना चाहेगा, नहीं तो 32 होना चाहेगा। ये कॉन्फ़िगरेशन वो गेन करना चाहेगा। तो मैंने बताया था डियर इसके पास 5 है और यहां पे हाइड्रोजन बैठा पड़ा है इसके पीठ पर। ऑब्वियस सी बात है डियर, हाइड्रोजन का 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है, तो इसका भी 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया। और यदि मैं इसका मेजर करना चाहूं नाइट्रोजन का, तो आप इसका भी देखो डियर 8 हो गया, यानी 5 तो इसका था ही, 3 इनके साथ क्या कर लिया है? वो शेयर कर लिया है, सहसंयोजी बंध बन गया है, शेयरिंग हुआ है इनके बीच में। तो डियर ये तो बिल्कुल ऑक्टेट कंडीशन में आ गया। लेकिन मैंने कहा था डियर कि जो हमारा BF3 है तो बोरान का डियर 5 होता है, तो 5 तो डियर यही 3 होगा इसमें, क्योंकि बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है। तो पहले में 2, तीसरे में, दूसरे में 3 आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन तो मैंने मेंशन कर दी। फ्लोरीन का डियर कितना होता है? 9 होता है, तो डियर 2 हो गया और 7 हो गया। तो डियर यहां पे 2, 2 4, 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7। देखो डियर इसका 8 हो गया, ये बिल्कुल है ना, इसका भी 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया। लेकिन यदि हम इसकी बात करें, बोरान की बात करें, तो डियर इसके पास अभी टोटल 6 ही हुए हैं। इसके अपने 3 और जो 3 शेयर हुआ है वो टोटल 6 है। अब इसको 2 की नीड होगी, क्या होने के लिए? ऑक्टेट, स्टेबल होने के लिए, अस्थाई होने के लिए। तो बोलेगा कि भाई साहब यदि आप मुझे 1 दे दोगे, ये अपने आप में कंपाउंड है, ये अपने आप में कंपाउंड है जिसमें एसिड और बेस दोनों है। तो नाइट्रोजन के पास ये तो शेयर नहीं है, तो ये क्या करेगा डियर? एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बोरान को देगा। तो ध्यान देना, जब एक एलिमेंट दूसरे को 2 इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा उसके बदले में देगा, सिर्फ वो एक्सेप्ट कर लेगा, तो हम उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, उप सहसंयोजी बंध कहते हैं। कौन सा बंध? उप सहसंयोजी बंध। एक ही देगा, कितना देगा? 2। तो यहां पे डियर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो अमोनिया है, ये जो अमोनिया है चूंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहां पे ये किस तरह की बिहेव करेगा डियर? अमोनिया यहां पे क्या हो गया? क्षार हो गया। और यहां पे हमने BF3 देखा, हमने देखा कि भाई 8 होने के लिए एक्सेप्ट कर रहा है 2, तो हमारा BF3 क्या हो गया डियर? बात समझ में आया कि नहीं है? स्ट्रक्चर क्लियर हुआ पॉइंट? अब देखो डियर, एक और एग्जांपल कैच करिएगा जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। यहां तक तो मैंने आपको समझाया था। सपोज करो डियर, सीधे मेंशन कर दिया आपसे AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड, आपसे मेंशन कर दिया एग्जाम में, आपको याद नहीं है, और पूछ दिया कि भाई इनमें से कौन सा लुईस अम्ल नहीं है, कौन सा लुईस क्षार नहीं है, आपसे पूछ दिया। तो डियर सिंपल सी बात है, पहले आप Al को बीच में लिखोगे अपने अकॉर्डिंग। अब इस पे वही बच्चा पकड़ बनाएगा जिसको एटॉमिक नंबर याद है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने आता है।
नहीं तो नहीं आएगा तो फिर उससे कोई फायदा। और वो मैं आने वाले सेशन में आपको विन्यास करना भी सिखाऊंगा, तो वहां भी आपको गेन होगा। यहां पे एल्युमिनियम का डियर 13 होता है, तो हमारा डियर 2, 8 और 3 हो गया, यानी यहां पे हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 और 3 है। क्लोरीन डियर यहां पे मैंने मेंशन कर दिया, और क्लोरीन का 17 होता है, 2, 8, 7 होगा। और डियर हमने क्लोरीन को 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। अब ध्यान देना डियर, क्लोरीन सोचेगा भाई हमारा 18 हो जाए, हम ऑर्गन हो जाए, क्या हो जाए, ऑर्गन, इनर्ट एलिमेंट, अक्रिय तत्व बन जाए। ऑब्वियस सी बात है डियर, ये तो अपना 8 करके कंप्लीट कर लिया, स्टेबल हो गया, ये भी अपना स्टेबल हो गया, ये भी अपना क्या हो गया डियर। लेकिन अब बात यदि हम एल्युमिनियम की करेंगे, ऑब्वियस सी बात है डियर, अब इसके पास टोटल अपने 3 और जो 3 लिया है वो 6 ही तो है, ये ज्यादा करेगा ही नहीं, ये करेगा तो इसको एक ही की नीड है तो एक ही लेगा ना, 2 लेगा तो ये खुद ही फिर अनस्टेबल हो जाएगा, तो इसको 1 चाहिए होगा। अब क्या देख रहे हो डियर, अब इसके पास 2 चाहिए, क्योंकि टोटल कितने हो रहे हैं इसके पास, 6 हो रहे हैं ना, तो यदि 2 चाहिए तो किसी से लेने की टेंडेंसी रखेगा, ताकि ये क्या हो जाए, अष्टक हो जाए, यानी ये किसी से भी ले सकता है, मे भी कोई भी आएगा इससे जुड़ना चाहेगा तो इसको क्या करेगा, 2 देगा। ऑब्वियस सी बात है डियर, इसको 6 से 8 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या हो गया, अम्ल हो गया। बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ ना, इसी के अकॉर्डिंग पता चल गया कि क्यों ये अम्ल है, क्योंकि इसको अभी 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा डियर, चाहिए होगा अष्टक होने के लिए, ऑक्टेट होने के लिए। बात आया समझ में। एज लाइक डियर, देखो आपसे पेपर में मान लो मेंशन कर दिया FeCl3, ये भी मेंशन कर दिया FeCl3, ठीक है। वैसे तो कम चांस होते हैं आपको 1 से 20 तक याद करना, लेकिन आपको 1 से 30 याद रखना है। और एक चीज मैं आपको बता दूं डियर, हालांकि अभी पढ़ेंगे हम लोग, जब मैं आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा आवर्त सारणी, उसमें हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे, डी ब्लॉक, उसमें सारे संक्रमण तत्व होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, जिनके विन्यास में भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। और ध्यान देना, जितने भी डी ब्लॉक वाले एलिमेंट होते हैं 21 से 30 तक, कहां तक, 21 से लेकर के 30, सबके सब डियर अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते हैं, किसी का 2 होता है, उसी का 3 भी होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, आयरन कभी कभी डबल प्लस दिखाता है, आयरन कभी कभी ट्रिपल प्लस दिखाता है, यानी लोहा का, आयरन का ऑक्सी नंबर +2 भी होता है, और प्लस जिसमें कम होगा उसमें हम अस जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, अस, फेरस, इसको क्या पढ़ेंगे, फेरिक बोलते हैं ना, स्टैनस, स्टैनिक, अस इक से भी पकड़ में आ जाएगा कि इसके ऑक्सीजन नंबर कम है, इसकी बोलते हैं ना क्यूपरस, क्यूप्रिक, क्यूपरस मतलब इसका ऑक्सीकरण कनेक्शन क्या है, कम है, क्यूप्रिक मतलब क्या है, तो जहां कम होगा वहां पर अस जुड़ेगा, जहां ज्यादा होगा तो इक जुड़ेगा। एनीवे डियर, आपके पास Fe है, यहां पे हम डियर 3 शो करेंगे, कितने शो करेंगे डियर, 3, मैंने बताया था वेरिएबल इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होते हैं Fe के। और यहां भी डियर हमारे पास क्लोरीन है, यहां भी क्या है डियर, क्लोरीन है, यहां भी क्लोरीन है। आपको पता है डियर कि ये भी अपने पास 7 रखेगा तो इसका 8 हो जाएगा, ये भी 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, इसका भी डियर 8 हो गया ना, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 1, 8, और यहां पे 2, 2, 4 है ना, 2, 6, 1, 7 हो गया ना, इसका 8। लेकिन आप क्या देख रहे हो डियर कि इस आयरन का कितना हो रहा है, 6 ही हो रहा है ना डियर, इसका पहले का 3 था और 3 लिया हुआ है, यानी 6, इसको भी कितना चाहिए, तो यदि ये हमेशा 2 ले लेगा, ऑब्वियस सी बात है डियर किस तरह की बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा। बात समझ में आ रहा है, तो कुछ कुछ एग्जाम्पल आप आगे भी समझ जाओगे इसके, अभी सिर्फ आप एग्जाम्पल में AlCl3 लिख लो, BF3 लिख लो, FeCl3 लिख लो, ये एसिड है ये, जबकि अमोनिया क्या था डियर, बेस। तो फॉर एग्जाम्पल आप लोग थोड़ा सा चाहो तो बना भी लो, आप लोग के लिए बेटर रहेगा।
बोरान ट्राईफ्लोराइड, ट्राईफ्लोराइड, FLUORIDE। हाँ, वो तो आईपीएसी नेम में बोलेंगे, कॉमन नेम में बोल सकते हैं। आईपीएसी नेम भी सिखाएंगे। हैलोजन का हैलो होता है, फ्लोरीन का फ्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो। क्लियर हो गया पॉइंट? और यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, पता है। और एग्जाम्पल अभी और क्लैरिटी आएगी जब आपको कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगा, विन्यास। तो आप 2-2 मिनट में पकड़ना शुरू कर दो, कौन एसिड है कौन बेस है। कर लिया ना? चलो अच्छी बात है, हो गया। तो आते हैं पॉइंट पे। अब एक पॉइंट आप लोग नोट में नोट करेंगे, नोट में नोट करिएगा सारे बच्चे। नोट में है तो आप समझ ही रहे हो। पीएच वैल्यू ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस, कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच मान, कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच मान। एमआई कर लेना, क्वेश्चन यहां से पुटअप किए जाते हैं पेपरों में, ठीक ना। पहले तुम्हें उस पदार्थ के पीएच रेंज बता दे रहा हूं जो आपके एनसीईआरटी में कलेक्शन दिया हुआ है, जिसका कलेक्शन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हालांकि वहां पे पीएच नाम मेंशन नहीं किया है, सिर्फ नाम दिया है कि कैरेट जूस का, गाजर के रस का, लेमन जूस का, है ना, ये सब नाम सिर्फ दिया हुआ है। वहां पे पीएच वैल्यू मेंशन, तो वहां से भी क्वेश्चन विनो बन जाते हैं पेपरों में। तो हम लोग पहला स्टार्टिंग से करते हैं, बढ़ता हुआ क्रम में लेके चलते हैं, हम लोग के लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। और एक जगह डियर हम क्या करेंगे, एक जगह डियर हम सब्सटेंस का नाम लिखेंगे, पदार्थ का नाम लिखेंगे, और एक जगह डियर हम पीएच वैल्यू मेंशन करेंगे, पीएच मान मेंशन करेंगे। लगभग 10-12 हैं जो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, उनसे प्लस नहीं आता है, ठीक है। सब्सटेंस में डियर पहला हम लोग शुरू करते हैं HCl से, जो बिल्कुल कंसंट्रेट है, जो बिल्कुल सांद्र है, और इसका पीएच रेंज वी नो 0 होता है। अब पीएच लिखने की जरूरत नहीं, हम तो 0 लिख देंगे, बात नहीं भाई। पीएच 0 है जब HCl बिल्कुल कंसंट्रेट है, यू नो दैट सांद्र है, सांद्र HCl है। यही HCl हमारे पास डाइल्यूट हो गया, डाइल्यूट का सेंस सिंबल यही होता है जिसको तनु बोलते हैं। तो इसका पीएच मान बिल्कुल चेंज कर ले रहा हूं डियर, 1 होता है। तो जो HCl डाइल्यूट है, तनु है,
उसका पीएच मान कितना होगा 1। डाइल्यूट समझ रहे हो ना, उसमें पानी का अमाउंट क्या हो गया है, ऐड हो गया है, तो वो डाइल्यूट कहलाएगा हमारा। और यही मैं HCl स्टमक की बात करना चाहूं अमाशय का, तो एज पर एज NCERT 1.8 होता है NCERT के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्टमक में भी तो डियर वी नो दैट कि पानी होता है। लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि 0 से 3.5 के बीच में होगा, वो किस में जाएंगे, स्ट्रॉन्ग में। किस में जाएंगे डियर, आपके स्ट्रॉन्ग में जाएंगे। सिंपल सी बात, आप लोग पढ़े भी थे, ठीक है। नेक्स्ट करिएगा डियर, लेमन जूस। लेमन जूस नींबू का है ना, नींबू रस, लेमन जूस, नींबू का रस, नींबू रस 2.5, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होगा, 1 to 3 डजंट मैटर, 2.5 ये लेमन जूस का पीएच मान है, 2.5, ठीक है डियर। लेमन जूस नींबू के रस का 2.5। नाउ नेक्स्ट डियर, विनेगर। विनेगर सिरका, सिरका में कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड है ना, पढ़े हैं हम लोग, एथेनोइक जिसको बोलते हैं। विनेगर का पीएच मान डियर 4, नोट कर लेना, 4। नाउ नेक्स्ट पॉइंट राइट नाउ, टोमेटो जूस, टमाटर का रस, टोमेटो जूस 4.1, कहीं कहीं 2 भी दिया रहता है, लेकिन ऑथेंटिकली मैं आपको मेंशन कर रहा हूं 4.1, 4.1 टोमेटो जूस। नोट कर लिया सबने ना। नाउ नेक्स्ट डियर, कॉफी। कॉफी कॉफी 5, कॉफी 5। सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक कॉफी का है भाई, चाहे भी वही इक्विवेलेंट थोड़ा बहुत इधर उधर लिखना, सॉफ्ट ड्रिंक बात नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक शीतल पेय, शीतल पेय, और 6.0 वही 6 फ्लक्चुएशन होगा, मेन 6 मानेंगे हम, कई बुक्स में दिया रहेगा डजंट मैटर, आप इस पे अटेंशन करिएगा। 6 यूरिन का मेंशन कर लेते हैं डियर, यूरिन का। तो यूरिन का यदि मैं पीएच रेंज बताना चाहूं डियर, तो एज पर एज मतलब कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यदि मैं रेंज बताऊं कितने से कितने तक, तो याद रखिएगा डियर 4.5 से हम 8 रेंज में जाएंगे यदि रेंजेस पूछेगा तो, और ऑथेंटिकली यदि पूछ दिया हमसे तो हम इस पे जाएंगे, दैट्स राइट आंसर। कहीं कहीं 6.6 भी लिखा रहता है, कहीं 6.6 भी लिखा रहता है, डिपेंड करता है आपके ऑप्शन में दिया क्या है। आप ऐसे कर लो 6.2 है ना, 6.6 डिपेंड करता है दिया क्या है, कभी ये भी रेंज पूछ देता है। एक्चुअली रीजन है ना डियर, क्योंकि इसका जो पीएच वैल्यू है ना वो कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। जैसे बात समझिएगा, जैसे यूरिन का निकलना एक हेल्दी पर्सन, एक स्वस्थ व्यक्ति में 1.5 लीटर, यू नो दैट कि यूरिन पर डे क्या होता है, एक्सक्रीट होता है, उत्सर्जित होता है एक स्वस्थ व्यक्ति में 1.5 लीटर। यदि पेपर के अकॉर्डिंग पूछेगा तो आप इसी पे जाओगे। बट वी नो दैट द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन कैन ऑल्सो डिपेंड ऑन मेनी सर्कमस्टांसेस। यूरिन का निकलना अलग अलग परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है कि आपका सीजन कैसा है, विंटर सीजन है, समर सीजन है, अमाउंट फ्लक्चुएट हो सकता है, कम पानी पिएंगे, ज्यादा पानी पिएंगे। मेंटली तौर पे यदि आप टायर्डनेस है, थके हुए हैं, मेंटली तौर पे आपको एग्जॉस्टनेस है, तो भी आपके यूरिन में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, घबराहट है, तो वी नो आपको यूरिन क्या होगा, फ्लक्चुएट होता है, बार बार वी नो पेशाब आते हैं जब आपको एंजाइटी या घबराहट हो। तो इनकेस फूड के नेचर पर भी डिपेंड करता है किसका निकलना, यूरिन का। आप किस टाइप का फूड क्या करते हो, खाते हो, डिपेंड करता है।
तभी तो एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी लेवल में ही कि एक डिहाइड्रेशन वाले व्यक्ति को क्या नहीं देना चाहिए। ये क्वेश्चन आया था, हालांकि ये कंट्राडिक्शन वाला क्वेश्चन था, विवाद वाला क्वेश्चन था ये, कि एक डिहाइड्रेशन व्यक्ति है उसको क्या नहीं देना चाहिए। और उसमें चाय भी था ऑप्शन में, कॉफी भी था, सी वाटर भी था, समुद्र का जल, और एल्कोहल भी था। तो बिल्कुल देखो ये बता भी रही है कि वैसे चारों ही नहीं देना चाहिए। यदि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से न बात करें, हम अपने प्रैक्टिकली बात करना चाहे तो ये चारों ही नहीं देना चाहिए। यूरिन क्या होता है डियर, फ्लक्चुएट होता है। तभी मैंने कहा कि पीएच मान चेंज होगा, क्योंकि चाय कॉफी पीने से भी बार बार पेशाब आता है। आपको डिहाइड्रेशन है, जितना पेशाब आएगा इनकेस आप यू फील सीवियर डिहाइड्रेशन, आपके अंदर और जल की कमी होगी। अब कई सारे बच्चे साइंस के अकॉर्डिंग सी वाटर पे क्लिक किए हुए थे, समुद्र का जल, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो सी वाटर है दैट्स कंटेन सीवियर अमाउंट ऑफ सॉल्ट, अधिक मात्रा में उसमें लवण होता है। अब देखो डियर, जो सी वाटर है आप पियोगे तो ये बॉडी का छोड़ो आपके सेल के अंदर के पानी को ड्रेन आउट करके बाहर कर देगा, क्योंकि सॉल्ट का अमाउंट क्या है, ज्यादा है, तो सेल के अंदर का जो पानी है उसको बाहर कर देगा। मतलब सोचो कि आपको कितना डिहाइड्रेशन होगा, ये साइंस बोलता है। लेकिन एग्जामिनर में क्वेश्चन को उसने जो सही माना डियर, वो माना सही किसको, इस पे विवाद भी हुआ था, बहुत बच्चे किए भी थे, क्लेम भी किए थे इन दोनों क्वेश्चन को लेके। तो भाई वो भी प्रूफ करेगा ना, भाई कि एल्कोहल क्यों सही है। तो उसने जो प्रूफ किया वो स्पेशल स्टडी के तौर पे प्रूफ किया, जो डॉक्टर्स बताते हैं। और हालांकि आप लोग पढ़ोगे इनकेस बायो सेगमेंट में, एक ग्लैंड है पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड, उससे एक हार्मोन निकलता है एडीएच, जिसको वेसोप्रेसिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, वेसोप्रेसिन। देखो कितना मेडिकल तौर पे जाकर के और कमेंट कर दिया कि ये सही है, और सही माना भी गया। तो ये जो वेसोप्रेसिन है ना, ये आपकी पीयूष ग्रंथि से निकलता है, और इसका एक ही काम है, किडनी से जल के अवशोषण को नियंत्रित करना। यदि ये हार्मोन सही से निकलेगा ना डियर, तो आपकी जो किडनी है वो सही से वाटर क्या करेगी डियर, एब्जॉर्ब करेगी, और मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब कर लेगी, कुछ ही वाटर जो होगा वो शरीर से बाहर निकालेगी। तो कंसेप्ट ये कहता है कि एल्कोहल पीने से व्यक्ति के एक ही हार्मोन में कमी आती है, और वो हार्मोन कौन है, वेसोप्रेसिन। इस हार्मोन की कमी आने की वजह से जब एल्कोहल कंज्यूम करता है आदमी, तो ये हार्मोन इतना कम हो जाता है कि वो व्यक्ति 20 लीटर तक यूरिन डिस्चार्ज कर सकता है। दैट्स गोज ऑन सीवियर डिहाइड्रेशन। 20 लीटर तक वो क्या कर सकता है डियर, यूरिन डिस्चार्ज कर सकता है, इस हार्मोन के कमी होने की वजह से। अब सोचो 20 लीटर मतलब यू गोज ऑन डिहाइड्रेशन, हाइपोवोलेमिक शॉक, मल्टी ऑर्गन फेल, 2 मिनट में आपके ऑर्गन सारे फेल हो जाएंगे। भाई प्रेशर ही नहीं है, ब्लड ऑर्गन टू ऑर्गन जा ही नहीं पा रहा है, पंप ही नहीं कर रहा है, तभी तो बोलते हैं ना, डॉक्टर बोलता है कि भाई मल्टी ऑर्गन फेल हो गया डिहाइड्रेशन में। तो एल्कोहल को भी इन केस उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या माना गया है, सही माना गया है। मेरी बात समझ रहे होंगे जो कहना चाह रहा हूं मैं। तो कहने का मतलब है डियर कि यूरिन फ्लक्चुएट चीजें होती रहती है, यूरिन जो है फ्लक्चुएशन आपका। तभी देखो एक डायबिटीज मिलाइटस होता है, इसमें ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, और एक डायबिटीज इंसिपिडस होता है, मैक्सिमम यूरिन आता है। 2 तरह के डायबिटीज आप पढ़ेंगे, ये भी क्वेश्चन बनेगा। मिलाइटस में क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, और इंसिपिडस में ब्लड में वाटर जो वाटर का लेवल है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। तो जिनको डायबिटीज इंसिपिडस होता है, शुरू से ही उनके अंदर ये हार्मोन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। दैट्स वाई वो प्रॉब्लम उनके अंदर क्या होती है, क्रिएट होती है। तो यूरिन का फ्लक्चुएशन डियर डिपेंड कर सकता है। जैसे मैंने बताया ना, लार सोते वक्त दुख में कम निकलता है, आप सो रहे होते हैं या दुख कंडीशन होता है तो लार का अमाउंट ऑटोमेटिक क्या होता है डियर। तो चीजें फ्लक्चुएट होती रहती है, वही मेरा मेन मोटो था कहने का। हाँ डियर, डिप्रेशन में यूरिन फ्लक्चुएशन बढ़ जाता है, क्योंकि आपको घबराहट होती है ना, एंजाइटी जनरेट होता है, और डिप्रेशन कुछ होता नहीं है। लोग भले बोलते हैं कि डिप्रेशन में आपकी जान, कभी मरोगे नहीं, ये ध्यान दीजिएगा। एंजाइटी एक लहर है, एक होता है ना गंगा जी में कोई लहर आती है, लहर देख के डर जाता है आदमी, लेकिन जब वो लहर आएगी अपने आप
शांत हो जाएगी। वैसा ही कुछ एंजाइटी होता है जो रात में ही अक्सर दिखेगा, जब आप बिल्कुल कूल माइंड होगे 11-12 बजे के बाद आपको एंजाइटी ज़्यादा जनरेट होता है। तो वही तो कह रहा हूं ना, तो घबराहट कुछ होता ही नहीं है। अब आजकल एंजाइटी इसलिए होता है डियर कि आप लोग थिंकर्स की तरह सोचते रहते हैं, करते कुछ नहीं है। आप एक जगह बैठ के एकदम सोच रहे हैं और उसका मनन कुछ होने वाला उससे, भाई सिंपल सी बात है, आप जा सकते हो। इसीलिए डियर वो नहीं होना चाहिए। थिंकिंग जो कर रहे हैं ना भाई, ब्रेन है, कितना लोड लेगा डियर, 2 मिनट में पागल हो जाएंगे। लोड ज्यादा देंगे तो वही कंडीशन है ना। तो भी मैंने कहा कि एंजाइटी कुछ होता नहीं है। देखो जब भी एंजाइटी आए तुरंत वहां से माइंड डाइवर्ट करना चाहिए, अपने किसी फैमिली सर्कल में, किसी सर्कल में तुरंत बात करना शुरू कर देना चाहिए। आप जितने किसी से बात करेंगे ना, आपका माइंड का कंट्राडिक्शन उधर भागेगा, उतना एंजाइटी कम होता है। माहौल चेंज करना चाहिए। एनीवे आते हैं डियर पॉइंट पे। तो कॉफी हो गया, इधर 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 नहीं, अच्छा सेगमेंट है। देखो आज के समय में बात नहीं, आज के समय में हर कोई खुश रहना चाहता है और हर कोई अपने पीनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करना चाहता है कि हमारी जो पीनियल ग्रंथि हो क्या हो जाए, उत्तेजित हो जाए। पीनियल ग्रंथि वही जो चावल के दाने जैसी है, जिसके अंदर आपकी आत्मा भी क्या करती है, निवास करती है। आपका सोल का मेन साइट भी है वो, सारी सोच उसी के अंदर जनरेट हो रही है। वर्क इन एब्सेंस ऑफ लाइट, पीनियल बिल्कुल चावल जैसी वो ग्रंथि है, लाइट के एब्सेंस में काम करती है। और हर व्यक्ति, ध्यान देना डियर, ये क्वेश्चन आएंगे भी, ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति सेरोटोनिन और मिलाटोनिन है ना को बैलेंस करना चाह रहे। यदि अमाउंट है तो यू फील हैप्पी। सेरोटोनिन है आपके ब्लड में, इसको हैप्पी हार्मोन कहा गया है। हैप्पी, बिल्कुल आप हैप्पी मोड में रहो। जितने भी डिप्रेशन एंजाइटी वाले होते हैं ना, आप उनकी दवा का सॉल्ट चेक करिए, दवा के सॉल्ट में सेरोटोनिन और मिलाटोनिन मिलाया जाएगा। मिलाटोनिन आपको हेल्प सोने में मदद करेगा और इनके सेरोटोनिन विनो आपको हैप्पी मोड रखेगा। और ये दोनों ही पिनियल निकालती है, दोनों ही पिनियल। तभी आप देखो रात में लाइट ऑन करके सोते हो, जल्दी नींद नहीं आएगी क्योंकि लाइट का कनेक्शन है इसके साथ। और जैसे ऑफ करोगे नींद, अब जिनको फोबिया है घोस्ट से कि भूत आ जाएंगे, कुछ ये हो जाएगा, तो उनकी बात अलग है, में कहने का मतलब है। तो हर कोई अब कोई ये सोचे डियर कि हमें सप्लीमेंट लेकर के और ये हार्मोन बढ़ा दें, तो डियर सप्लीमेंट से नहीं होता है। आप जितना आज के समय में जितना मेडिटेशन करो, जितना स्पेकुलेशन, कंटेम्पलेशन, चिंतन करो, उतना ही यह हार्मोन जनरेट होगा। डोपामाइन डियर वो न्यूरोट्रांसमीटर है, वो भी आपको हैप्पी हार्मोन के नाम से, वो भी माने एक तरह का हैप्पी ही मूड को स्विंग करता है। अब ध्यान देना, डोपामाइन का सेंस है डियर कि आप हेलुसिनेट हो जाओगे, आप इतना खुश होगे ना कि अपनी वास्तविकता भूल जाओगे कि आप रियल में हो क्या। आपके अंदर फीलिंग आएगी कि मैं देश का बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, और रियल में आप हो नहीं। इसीलिए ध्यान देना, ड्रग्स लेने के बाद से उनका मूड स्विंग है तो किसी को सुनते ही नहीं है, वो भाव ही नहीं देगा आपको। तो वहां पे डोपामाइन का इफेक्ट होता है डियर। आते हैं लिखना मिल्क का नोट करें डियर। मिल्क का 6.5 होता है, मिल्क का जो पीएच रेंज है वो 6.5 होता है। प्योर वाटर का तो पता ही है डियर, शुद्ध जल का 7, ये भी लिख लो, प्योर वाटर, शुद्ध जल या वही डिस्टिल्ड वाटर 7। सलाइवा का तो पीएच मान आपको लिखवा ही दिया था मैं, लिखवाने की नीड नहीं है। ब्लड का नोट कर लेना डियर, 7.4। यदि आपसे वेरिएशन रेंज पूछेगा तो आप इस पे जाओगे, 7.35 से 7.45, ये ब्लड का पीएच मान है। वेरिएशन पूछ दिया, किसी ऑप्शन में दे दिया है, तो आपका ये सही कलेक्शन होगा, 7.35 से 7.45। कभी कभी ये भी रेंज पूछ देता है, ये ब्लड का पीएच मान है। क्योंकि यदि आपका पीएच मान ब्लड का 7.4 से कम हो गया तो ध्यान देना, सीधा इफेक्ट हार्ट पे जाएगा। सीधा इफेक्ट किस पे जाएगा? हार्ट पे। सीधे आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा।
तो आप देखते हो ना, जब गैस वगैरह फॉर्म होता है बॉडी में, एसिडिटी बनती है, तो आपको घबराहट होता है, हार्ट बीट बढ़, बेचैनी, क्योंकि हार्ट को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, CO2 का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो डियर ये रेंज होना चाहिए, ज्यादा है ना तो हार्ट बीट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ब्लड का 7.4 होने का रीजन है कि हमारा हार्ट बीट सही से मेंटेन हो, हार्ट बीट सही से। तभी ये क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि वो अलग टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन कंसेप्ट समझिएगा कि आर्टरी में, धमनी में डियर सबको पता है कि ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो होता है धमनी के अंदर, और वेन में, सीरा में डियर सबको पता है कि CO2 वाला ब्लड फ्लो होता है। क्वेश्चन यही आया था कि इन दोनों में ही ब्लड फ्लो होता है, लेकिन इन दोनों में किसमें ब्लड का पीएच मान एसिडिक नेचर का हो सकता है, 7 से कम हो सकता है, क्या वो धमनी है या क्या वो सीरा है। ऑब्वियस सी बात है डियर, क्योंकि CO2 का नेचर कैसा है, एसिडिक। भाई कार्बन अधातु होते हैं ना, अधातुओं का ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, एसिडिक। ऑब्वियस सी बात है डियर, जब CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। हार्ट को ऑक्सीजन चाहिए, पंप क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो ये आपका ब्लड का पीएच रेंज होना चाहिए। तो सीरा के अंदर हमेशा पीएच मान क्या होता है, कम होता है, बिकॉज ऑफ CO2, बिकॉज ऑफ CO2। नाउ नेक्स्ट लिखेंगे डियर, एग, अंडे, एग, अंडा। तो अंडे का नोट करते हैं डियर, और एग का जो पीएच मान है वो नोट करेंगे 7.8। अंडे का पीएच मान 7.8। कौन सा प्रोटीन होता है, एल्बुमिन। अंडे में कौन सा नॉन मेटल होता है, कौन सा अधातु होता है, सल्फर। सल्फर होता है, क्या होता है, सल्फर। इसलिए कहा जाता है कि सल्फर कंटेनिंग फूड भी खाने से प्रोटीन का फॉर्मेशन क्या होता है डियर, बॉडी में बढ़ता है। तभी यदि आप, हाँ, देखो यदि आप अधिक अमाउंट में प्रोटीन लेते हो ना, तो होता क्या है कि आपका जो लीवर है वो जो अननेसेसरी प्रोटीन है उसको यूरिया में, अमोनिया में, यूरिक अम्ल में बदल देता है। तो डियर जब आपका अधिक अमाउंट में प्रोटीन ले लेते हो तो यूरिक अम्ल का मात्रा आपके यूरिन में बढ़ने लगता है, जिसके वजह से आपके जोड़ों में दर्द होने शुरू हो जाते हैं। तभी देखना, जब भी आपका यूरिक अम्ल बढ़ता है ना और आपके बिना चलने में दिक्कत हो रही है, ज्वाइंट में पेन आ रहा है, तो डॉक्टर क्या कहेगा, आपको प्रोटीन अवॉइड करना है। प्रोटीन, दाल वगैरह खाने के लिए तुरंत मना कर देगा, क्योंकि आप एक्सेस प्रोटीन है वो यूरिया अमोनिया में क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ईचिंग हो रही है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और यदि आपके अंदर एल्बुमिन की कमी होगी तो आपको बोलेगा कि भाई आप अंडे वगैरह खाया करिए, ताकि वो अंडा आपको मेंटेन करे एल्बुमिन का। नाउ नेक्स्ट डियर, टूथपेस्ट। राइट नाउ टूथपेस्ट, बात नहीं डियर। तो टूथपेस्ट का पीएच मान यहां मेंशन करते हैं 8। टूथपेस्ट का 8, 9 नहीं, अदर बुक्स का मत पढ़िएगा। टूथपेस्ट का पीएच मान एक्यूरेट कितना होना चाहिए, 8। अच्छा है, बढ़िया है भाई, ज्यादा बेस भी लेना अच्छी बात। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, राइट नाउ डियर। हाँ देखो, रीजन ये है, बात नहीं, मैंने एक एग्जाम्पल तौर पे दिखाया था, यदि हम जिस इन्वायरमेंट में 7 से 7.8 पीएच रेंज में यदि रहेंगे ना, चाहे हम हो या कोई भी जीव जंतु हो, तो बेटर परफॉर्म करेगा, क्योंकि अधिक इन्वायरमेंट होने की वजह से हमारे एसिड्स बढ़ेगा, तो इनकेस हमारे सेल्स को भी डैमेज कर सकते हैं हमारे। भाई एसिड रेन वगैरह, अम्ल वर्षा होती है तो इससे आपको स्किन कैंसर भी तो होने का चांस होता है ना डियर, आपके सेल को भी तो डैमेज कर रहा है ना। कब हो रहा है, जब 5.6 से कम हो रहा है, आप बेटर परफॉर्म नहीं कर पा रही है ना। आप किस में करेंगे, तो जब 7 से 7.8 पीएच, ज्यादा होगा तो भी बेटर नहीं है, बेस हाईली कोरोसिव होते हैं। यदि मैं आपको कास्टिक सोडा विनो पकड़ के रगड़ दूं ना, तो स्किन आपका जैसे हो जाएगा जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्योंकि वो हाईली बेसिक नेचर का है, कोरोसिव नेचर का है। कौन, कास्टिक सोडा, पीएच मान 14 है, स्किन नहीं सहन कर पाएगी। तो कहीं कहीं बॉडी हमारी एडजस्ट कर ले जिस पीएच को, वहीं बोलेंगे कि हमारी बॉडी अच्छा वर्क कर रही है। बात आ रहा है समझ में।
नाउ नेक्स्ट पॉइंट राइट नाउ डियर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन मेंशन कर लेना, बेकिंग सोडा विलियन, बेकिंग सोडा विलियन, और नोट कर लेना डियर इसका होता है 8.5, बिल्कुल एक्यूरेट पीएच है 8.5। वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, धोने वाला सोडा का विलियन, और इससे 0.5 ज्यादा होता है, दोनों में अंतर समझिएगा 9 होता है। वॉशिंग सोडा कितना होता है डियर? 9। ये इंपॉर्टेंट है भाई, तीन चार मैं सोडा का वेरिएशन बता रहा हूं। एक सबसे कम किसका है? बेकिंग सोडा का। सोडा में कम किसका है डियर? बेकिंग सोडा 8.5, उससे आपका धोने वाला सोडा 9। इसके अलावा ध्यान देना, आप एक चीज और यूज करते हो, मैंने बताया था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम कहते हैं, बात नहीं भाई, या तो आप ही लोग आकर के यहां पे बोल दो, मैं चुप हूं, बढ़िया रहेगा। जब मैं बोलता हूं तो लगता है एकदम, मतलब नहीं होता है कि मछली मार्केट है, एकदम खरीद रहे हैं मछली। आप थोड़ा सा चुप हो जाओ, सुनते रहो, कुछ अच्छा नॉलेज भी दे दिया करूंगा बीच बीच में, 50 ग्राम 100 ग्राम, समझ गए ना? तो सुनोगे तभी मिलेगा ना। आप, साइंस कहता है कि हमें प्रैक्टिकली समझो, बुक के अकॉर्डिंग समझोगे भूल जाओगे, अपने बॉडी से कोरिलेट करके समझोगे याद रहेगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप एज ए एंटासिड लेते हो ना, तो डियर आप वॉशिंग बेकिंग सोडा भी तो जब आपको एसिड बढ़ जाती है तो यूज करते हैं, तो ये भी इसका जो पीएच रेंज है वो 10.5 होता है, इसका कितना होता है? 8.5। इसका याद रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पूछ सकता है आपसे, 10.5 नोट कर लिया सबने। और लास्ट लिखना डियर NaOH। तो NaOH यदि डाइल्यूट है तब, NaOH कास्टिक सोडा है, ये कास्टिक सोडा, इसको क्या पढ़ते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा। यदि ये डियर डाइल्यूट है, कैसा है? तनु पूछ दिया, आप जाइएगा पीएच रेंज 13 पे, पीएच इसका मान हो जाएगा 13 यदि तनु है तो, डाइल्यूट बोले तो पानी है। और यदि NaOH बिल्कुल कंसंट्रेट अमाउंट में है, बिल्कुल कंसंट्रेट अमाउंट में है, सांद्र अमाउंट में है, सांद्र है, कंसंट्रेट है, सो इन दैट केस द पीएच रेंज इज 14। ठीक है, कैरेट जूस का लिख लेना, मैं लिखवाना शायद भूल गया, आप लोग हल्ला करते हो दैट्स व्हाई वो मिसबिल्ट हो जाता है। कैरेट जूस, गाजर का रस, कैरेट जूस, और इसका पीएच मान 6 होता है। कैरेट जूस का ही नोट कर लेना, गाजर का रस, वो तो आपका वही नॉर्मली उसी रेंज के अकॉर्डिंग जाएगा आपका भाई। वो तो अब समुद्र का पानी हाईली, वो तो लवड़ी हो गया ना डियर, सॉल्टी हो गया, वो तो न्यूट्रल कंडीशन। जो लिखवाए उससे प्लस जानना भी नहीं है, समझ गए ना? चीजें यही फ्लक्चुएट करेगा भी करेगा, जानोगे तो अच्छी बात है, बट उससे अधिक आपको जानना भी नहीं है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट राइट नाउ डियर, नोट में ही नोट करिएगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर, सार्वत्रिक सूचक, नोट करेंगे 6 यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसको बोलते हैं सार्वत्रिक सूचक। लिखिएगा, विद द हेल्प ऑफ, पहले इंग्लिश वाले नोट करें, विथ द हेल्प ऑफ
universal indicator, with the help of universal indicator we measure the strength of acids and bases। सार्वत्रिक सूचक के माध्यम द्वारा, सार्वत्रिक सूचक के द्वारा, सार्वत्रिक सूचक के द्वारा हम अम्ल और क्षार के, हम अम्ल और क्षार के प्रबलता को मापते हैं। सार्वत्रिक सूचक के द्वारा हम अम्ल और क्षार के प्रबलता को मापते हैं। यानी आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ, देखो मैं वही क्वेश्चंस डिलीवर कर रहा हूं जहां जहां से क्वेश्चन मेंशन होंगे। जैसे मैं तोड़ तोड़ के आपको सेगमेंट करा रहा हूं एसिड बेस से, क्वेश्चन का एंगल हर स्तर से क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए। आपसे यदि ये पूछ दे कि किसी एसिड बेस को नॉर्मली कलर के अकॉर्डिंग जानना होगा तो हम नॉर्मल इंडिकेटर यूज करेंगे, लिटमस पेपर, फिनोल्फथलीन, मिथाइल ऑरेंज जो हमने पढ़ा था। लेकिन यदि हमें ये बताना हो कि नहीं भाई ये एसिड स्ट्रांग है, ये एसिड बेस स्ट्रांग है, बिल्कुल हार्ड है, आई मीन प्रबल है, तो डियर हम इसी का इंडिकेटर यूज करेंगे। ये कई तरह के एक इंडिकेटर का कलेक्शन होता है। कौन? यूनिवर्सल इंडिकेटर। याद होगा मैंने बताया था कि जब मिट्टी की पीएच मान 7 होनी चाहिए, 7 से कम है तो हम सिंपल सा इक्वेशन है, मिट्टी को जल में क्या करेंगे, घोलेंगे, और घोलने के बाद से उसमें इंडिकेटर लगाएंगे। कौन? यूनिवर्सल। क्योंकि स्ट्रेंथ वहीं से पता चलेगा ना डियर। हमें कलर थोड़ा नहीं देखना है कि एसिड है कि बेस है, हमें तो सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ देखना है कि क्या 4 से कम जा रहा है क्या। तो जैसे आप उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर डालेंगे, वो जो 4 है वो कलर के अकॉर्डिंग बता देगा। तो आपको सिर्फ कलर जानने हैं और कलर के अकॉर्डिंग आप पीएच मान नोट करेंगे एक जगह। कभी कभी पूछ दिया कि यूनिवर्सल इंडिकेटर में है ना लाल रंग है जिसका पीएच मान कितना होगा, क्वेश्चन मेंशन हो सकता है कि रेड कलर आ रहा है तो उसका पीएच मान कितना होगा, ब्लू कलर है तो पीएच मान कितना होगा। एक जगह डियर कलेक्शन करिए, क्योंकि एनसीईआरटी ने बड़े एंगल से उसको सजाया हुआ है, फिगर बना के छोड़ दिया है, विनो कलर मेंशन है। अब आप नीचे नोट करिएगा डियर, एक जगह आप लिखेंगे कलर रंग और एक जगह आप लिखेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर सार्वत्रिक सूचक। एक जगह लिखेंगे कलर और एक जगह लिखेंगे यूनिवर्सल, माने इंडिकेटर का वही पीएच मान, आप पीएच वैल्यू लिख लो यहां पे, पीएच वैल्यू, क्योंकि हम मेजर तो यूनिवर्सल इंडिकेटर से ही कर रहे हैं ना डियर। तो हम कलर के अकॉर्डिंग यदि बताएंगे कि एसिड और पीएच मान बता देंगे तो वही यूनिवर्सल इंडिकेटर है, सिर्फ कलर के जरिए आपको बतानी है डियर। तो पहला देखो क्या मेंशन करेगा आपसे। मान लो डियर आपको पता चल गया कि आपका जो पीएच वैल्यू है उसका जो पीएच मान है, यू नो दैट कि वो 0 है। क्या है? 0। अब क्वेश्चन पूछ दिया कि भाई ये 1 बिलियन है जिसका पीएच मान 0 है, उसका है ना वो कौन सा कलर देगा, या उसका कलर लाल है कौन सा पीएच देगा। तो ध्यान देना डियर, ये बिल्कुल डार्क रेड की बात करेगा ना, चटक लाल, तो ये आपका पीएच रेंज 0 होगा। यानी यहां पे डार्क रेड है बिल्कुल चटक लाल, तो क्या है? 0। पीएच मान क्या होगा? 0 होगा। बात समझ में आ रहा है? देखो आप लोग के ब्लड का कलर भी ना डियर ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। आप देखिएगा, कभी कैच करिएगा, हीमोग्लोबिन का जो अपना कलर होता है वो पर्पल कलर का होता है। कैसा होता है? पर्पल, हीमोग्लोबिन का सेल्फ कलर। जब डियर वो ऑक्सीजन से जुड़ता है ना, ऑक्सीजन से जुड़ता है तो जुड़ते ही रेड कलर क्या करता है, वो निकालना शुरू कर देता है हीमोग्लोबिन। तो जिसका ब्लड का कलर बिल्कुल ब्राइट रेड है ना, ब्राइट रेड मतलब एकदम वही चटक बोल सकते हैं, यहां पे चटक लाल नहीं बोलेंगे यार, गहरा लाल बोलेंगे, ये गहरा लाल होगा, सॉरी फॉर दैट। तो जिसका डार्क रेड होगा, गहरा लाल होगा ना डियर, आप समझ लो कि उसके अंदर ऑक्सीजन की भी कमी है,
ऑक्सीजन की भी, क्योंकि जितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है ना उतना रेड कलर निकालता है। जितना ब्लड में रेड आएगा वो ब्लड क्या होगा, चमकेगा। और जिसमें डार्क रेड आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं किसकी कमी है, ऑक्सीजन की। उससे भी आपको आइडिया लग जाता है कि आपको अनीमिया है कि नहीं है। अपना कलर होता है उसका, लेकिन वो ऑल टाइम ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है ना, इन दैट केस मैंने बताया। तो डार्क रेड लिख लिया आपने, लिखिएगा रेड। रेड नॉर्मली यदि रेड पूछेगा, लाल, आप जाएंगे पीएच रेंज के अकॉर्डिंग 1। यदि रेड दोबारा भी मेंशन करेगा ना, अब देखो रेड में भी थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा फेड आएगा, आप यही मेंशन करिएगा, डिपेंड करता है ऑप्शन में दिया क्या है। रेड के सेंस में आप 2 तक जा सकते हैं, 2 तक जा सकते हैं, मतलब थोड़ा सा ये और कम रेड होगा, कंपैरिजन समझिएगा। बट आप नोट कर लेना ये पॉइंट, है ना। 0 से लेके कहां तक जाएगा डियर, 2 तक रेड रेड वाला कॉम्बिनेशन होगा, माइंड मेकअप हो जाएगा ना, 0 से लेकर के 2 तक। नाउ नेक्स्ट करेंगे डियर ऑरेंज रेड। ऑरेंज रेड, ऑरेंज रेड। ऑरेंज रेंज को क्या बोलेंगे वी नो, हाँ वही संतरा लाल कॉम्बिनेशन में आएगा। फीलिंग समझिएगा, देखो हर चीज का हिंदी वर्जन नहीं होता है, समझ रहे होंगे आप लोग जो कहना चाह रहे हैं, है ना। तो ऑरेंज रेड को हम यदि लिखना भी चाहेंगे तो संतरा लाल यानी ऑरेंज रेड माइंड मेकअप कर लेना, इतना भी लो नहीं है आप लोग का हिंदी। तो ऑरेंज रेड को डियर मेंशन करिएगा 3, 3 3, सिर्फ 3। नाउ नेक्स्ट लिखिएगा डियर ऑरेंज, ऑरेंज का 4। कितना होगा डियर, 4 होगा। नेक्स्ट करिएगा ऑरेंज येलो, ऑरेंज येलो माने ऑरेंज का भी कलर होगा साथ में येलो भी होगा, दोनों का मिक्सचर 5। ऑरेंज येलो 5। ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो, ग्रीन और येलो दोनों का कलर ग्रीनिश येलो 6। ग्रीन का, अब इनमें से देखो आपसे पूछेगा इन्हें तो या तो रेड का पूछेगा, कॉम्बिनेशन कम पूछता है, कॉम्बिनेशन कम पूछता है, या तो आप सीधे ऑरेंज का पूछ देगा, नहीं तो आपसे सीधे रेड का मेंशन कर देगा, नहीं तो सीधे आपका ग्रीन का पूछेगा। किसके पूछेगा, ग्रीन, ग्रीन 7 नोट कर लेंगे, ग्रीन का 7, ग्रीन का 7। और लिखिएगा एक और ग्रीनिश ब्लू, ग्रीनिश ब्लू। आप जब टूथपेस्ट खरीदने जाइएगा, टूथपेस्ट खरीदने जाइएगा तो आप स्पेशल ग्रीनिश ब्लू कलर देखिएगा, ग्रीन ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन होगा, आपको लग जाएगा कि इसका पीएच मान 8 है। ग्रीनिश ब्लू दिख जाए जिस टूथपेस्ट में 8 है, ठीक है। सिंपल सिंपल कलर ब्लू का करिएगा डियर, ब्लू, ग्रीनिश ब्लू। ग्रीन ब्लू का कलर कॉम्बिनेशन होगा, ग्रीन ब्लू नहीं मिला दोगे कुछ कलर कॉम्बिनेशन बन जाएगा आपका, हरा नीला कलर कंडीशन। आप देखो ना कलर डालोगे तो लग जाएगा। ग्रीनिश ब्लू कितना होता है, पीएच 8 होता है। ब्लू लिखेंगे डियर, ब्लू का, ब्लू का मेंशन करिए, ब्लू का डियर 9। जो सिंगल सिंगल कलर है ना वो नोट करते रहिएगा, ब्लू का 9। नेवी ब्लू, नेवी ब्लू, अब बोलिए कि सर नेवी ब्लू को हिंदी में क्या कहते हैं, नेवी ब्लू यार इसका 10 होता है पीएच रेंज, नेवी ब्लू का भी नोट कर लेना 10। पर्पल, पर्पल बैगनी, ये देखो ये भी सिंगल है ना, क्वेश्चन में आने के चांसेस ज्यादा रहेगा, 11। पर्पल का 11। डार्क पर्पल, नेवी ब्लू का 10, पर्पल का 11, डार्क पर्पल गहरा बैगनी 12।
पर्पल के बाद डार्क पर्पल, डार्क, बारह, ठीक है। और ध्यान देना डियर, लास्ट मेंशन बिल्कुल याद रखिएगा, वायलेट, और वायलेट का होता है 14, यानी कहीं कहीं वायलेट 13 भी मेंशन है, माने वायलेट के जैसे रेड में बताया ना 1 2 3 टाइप्स में, एक 13 होता है, एक 14 होता है, थोड़ा सा और ज्यादा वीनो डार्क में हो जाएगा वायलेट, ये डार्क का है, और ये थोड़ा सा हल्का सा लाइट वायलेट में आएगा। तो आप लिख लो यार, लाइट, ये थोड़ा सा क्या हो गया, डार्क हो गया। तो मेन 14 वाला याद रखिएगा, जो सिंगल सिंगल कलर है ना वो याद रखिएगा, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, रेड हो गया, जो सिंगल सिंगल वाले हैं उनका याद रखिएगा। ग्रीनिश ब्लू याद हो गया, टूथपेस्ट आपको मेंशन करना है, क्लियर हो गया ना। तो इतना पॉइंट डियर आपको नोट करना था, यूनिवर्सल इंडिकेटर, कुछ कुछ का आपको याद रखना है, बाकी को भूल जाना है, क्लियर। मेजेंटा, एक मेजेंटा, एक सैन, सैन का जो कलर है ना उसको मोरपंखी बोलेंगे। जो सियान रंग होता है ना डियर वो ब्लू कलर का होता है, जो सियान रंग होता है वो कैसा होता है, ब्लू, उसको मोरपंखी कलर बोलते हैं। सियान को मोरपंखी कलर, मोर का जो पंख होता है ना, आप देखे होंगे कुछ ग्रीनिश ब्लू कलर कॉम्बिनेशन में आता है वो देखने को, मोरपंखी। तो आप उसके अकॉर्डिंग कैच कर लो, वही होगा। अब इधर अब क्या होगा, इधर फोकस करते हैं। आते हैं डियर, लास्ट सेगमेंट है, सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे और कुछ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। सारे बच्चे हेडिंग देंगे, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हेडिंग दीजिएगा, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, हेडिंग देंगे सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, एमआई कर लेना इसको भी, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, लिखना, अम्ल और क्षार के कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रिया, अम्ल और क्षार के, अम्ल और क्षार के कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रिया, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, 4-5 रिएक्शन है जो थोड़ा बहुत आपको कैच कर लेना है, जहां से क्वेश्चन आपके पेपरों में देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद से सॉल्ट पढ़ेंगे और आपका ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो नोट करते हैं डियर, और पहला हम लोग बात करेंगे, पहला रिएक्शन बात करते हैं डियर, लिखना, कुछ नोट कर लिया आपने, करवा देंगे, इसके बाद करवा देंगे, करवा देंगे। एक्चुअली ये फल पता है क्यों छूट जाता है कभी कभी कमेंट, ये कुछ महानुभाव भी बैठे रहते हैं लोग, समझ गए ना, जो रुकेंगे फिर अपने आप में थोड़ा सा बातचीत करने लगेंगे। तो मैंने कहा भी है कि यदि डाइवर्ट होगा तो चीजें आप पे इफेक्ट पड़ेगा, कंटेंट तो मैं आपको बढ़िया दूंगा, समझ गए ना। मैं कह भी रहा हूं कि टॉपिक फिनिश होने के बाद आप क्वेश्चन लगाइए ना, जाकर के घटना चक्र लगाइए, लुसेंट लगाइए, कहीं का भी लगाइए, क्वेश्चन ना निकले तो आप बताएं कि हाँ सर क्वेश्चन नहीं आ रहे, आप फ्लो मेंटेन करेंगे ना भाई। अब मैं तो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल कंसंट्रेट पढ़ेंगे, माइंड कंसंट्रेट रहेगा, उतना ही आपका फोकस एरिया जनरेट होगा। आई एम अगेन से दैट्स योर गोल्डन टाइम, बहुत गोल्डन टाइम है, विद इन 2 to 3 मंथ, इतना गोल्डन टाइम मतलब पूछो मत। और 30 क्वेश्चंस वेटेज रखता है विनो एग्जाम्स में, 30 में से यदि आपका फ्लो अच्छा रहेगा में आप 25-26 मेंटेन कर रहे हैं, मतलब आप अच्छा स्कोरिंग कर ले जाओगे। और कोई ये नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आएगा, इससे अकॉर्डिंग प्लस आएगा भी नहीं, क्वेश्चन वही कोरिलेशन करेगा, लेकिन आपका भी तो मोटो बनता है ना,
एक तो चीजों को सही से समझे और साथ में क्वेश्चन लगाएं, क्वेश्चन के रोटेशन पॉलिसी को कैच करें, कैसे क्वेश्चन रोटेट करेगा, है ना भाई। तो थोड़ा सा माहौल जितना शांति बनाए रखेंगे ना उतना कंटेंट और अच्छा दूंगा आपको। कुछ ही टॉपिक्स हैं जिसका वेटेज है इसमें केमिस्ट्री में, बाकी तो छोटे छोटे हैं, दो दो एक एक दिन में फिनिश होगा। एक्सप्लोसिव, फर्टिलाइजर, ये सब एक छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। जो थोड़ा सा बड़ा है वेटेज में, इसको थोड़ा सोच रहा हूं कि इलॉन्गेशन अच्छा कर दे आपका फ्लो, तो थोड़ा सा शांत मेंटेन करेंगे तो सभी के लिए बेटर रहेगा। मैं अगेन कह रहा हूं कि बहुत फ्यूचर आपका गोल्डन है, ये टाइम लॉस जाएगा डियर तो 60 साल दुख में होगा, ये भी ध्यान देना। और अभी ये 2-3 महीने आप सैडनेस फील करोगे तो 60 साल आप बिल्कुल सुखमय लाइफ जीवन जियोगे। तो आप सोच लो ब्याज किस में आपको मिल रहा है, इंटरेस्ट सबसे ज्यादा, है ना डियर। क्योंकि आज के समय में पेरेंट्स के अलावा कोई पूछने वाला नहीं है। आज के जो ड्यूरेशन है, समय है, अब पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन है कि भाई बेटा कहां तक कर रहा है, कहां तक नहीं कर रहा है, कोई पूछने वाला, क्योंकि दुनिया भौतिकवादी होती जा रही है, हर कोई पैसे के प्रति इंक्लिनेशन होता जा रहा है। आप भी देख रहे होंगे किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है। भाई आप भी अपने लिए सेल्फिश होंगे ना, कम से कम पढ़ाई के लिए सेल्फिश हो जाओ, बाकी के लिए तो मत हो। अब आई होप आप शांत होंगे आप लोग और अच्छे से कवर भी करेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं डियर। कुछ हम लोग यहां पे इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करते हैं, लिखिएगा पहला पॉइंट, पहला रिएक्शन, पहले इंग्लिश वाले नोट करेंगे। एसिड रिएक्ट विद मेटल्स, एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स form salt and hydrogen gas, and hydrogen gas। लिखिएगा अम्ल धातु के साथ क्रिया करके, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब देखो क्वेश्चन का टारगेट कैसे घुमाएगा, कौन सी गैस बनती है, क्वेश्चन घुमाएगा, ध्यान देना। कौन सी गैस बनती है जब कोई अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है, जानोगे तब तो कैच करोगे ना यार। यहां पे मुझे रिएक्शन थोड़ा नहीं सिखाना था, यहां सिर्फ क्वेश्चन का एंगल आपसे शेयर करना था कि कौन सी गैस बनती है जब दुनिया कोई अम्ल किसी धातु के साथ क्रिया करता है। तो एक रिएक्शन के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं कैसे बन रहा है ये। सपोज करो डियर आपके पास एक मेटल है जिसका नाम है जिंक। क्या नाम है? जिंक। जिंक डियर क्या हो गया? मेटल है, ये धातु है, और जिंक के साथ डियर हमने कॉम्बिनेशन कर दिया, कोई भी दुनिया का अम्ल ले लिया हमने। चलो हमने ले लिया अम्लों का राजा H2SO4, चाहे तो हम HCl भी ले सकते थे, डजंट मैटर। तो डियर आप सभी को पता है जब भी कोई टूटता है तो ये पॉजिटिव और ये इसी में टूटते हैं ना डियर, आप सभी को पता भी है। पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा। ऑब्वियस सी बात है डियर, जिंक क्या करेगा, जिंक H2SO4 में हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और आकर के अपने क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज, कौन किसको हटाता है कौन किसको निकालता है, सक्रियता श्रेणी पढ़ेंगे हम लोग आने वाले सेशन में। तो यहां पे क्या होगा, जो जिंक है ना वो SO4 के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि जिंक पॉजिटिव होगा। भाई जितने भी मेटल होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो सिंपल सी बात है भाई, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से नहीं जुड़ेगा ना, रिपल्सन करेगा। ऐसे सेंस समझ लो, जुड़ेगा भी तो किससे जुड़ेगा, तो डियर जब ये जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, ZnSO4, यानी ये बन गया डियर आपका जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट जो अपने आप में क्या है, सॉल्ट है, और प्लस बचा कौन डियर, तो ये जो गैस ये क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। तो दुनिया का कोई भी मेटल यदि एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस निकलती है, मेन हाइड्रोजन गैस पे ही हमारा अटेंशन था। बात आया समझ में? तो इस रिएक्शन को सिंपली लिख करके और थोड़ा सा इसको आप लोग घेर दीजिएगा ताकि आपका अटेंशन यहां पे जनरेट हो, फोकस एरिया आपका बने।
नोट कर लिया आपने। अब देखो डियर, अब हमें कैसे पता चले कि नहीं भाई मेटल एसिड के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकालता है, ये हमें पता कैसे चलेगा? तो पता तब चलेगा डियर जब हम रिएक्शन कराएंगे किसी सल्फ्यूरिक अम्ल का, एक हमने कंडीशन ले लिया और उसमें हमने जिंक के दाने क्या कर दिया, हमने डाल दिया जिंक के दाने। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने H2SO4 लिया है और इसमें हमने जिंक के जो ग्रेन्यूल्स हैं टुकड़े, उसमें क्या कर दिया हमने, आपस में रिएक्शन हो रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो जैसे आप उस हाइड्रोजन गैस के ऊपर जहां से वो निकल रहा है, जिस ट्यूब के माध्यम से, आप उस ट्यूब के पास जैसे ही कोई कैंडल लेके जाओगे या कोई लाइटर लेके जाओगे और जैसे आप जनरेट करोगे तो आपको पता है ना डियर, पॉप साउंड ये क्रिएट करती है। और पॉप साउंड क्रिएट करना एक ही गैस की पहचान है और वो कौन है, हाइड्रोजन। बात आया समझ में? इस पॉइंट को नीचे लिखिएगा। लिखिएगा द गैस, नीचे पॉइंट स्टार ला के नोट करिएगा। द गैस who generate pop sound with burning lighter या with burn, आप ऐसे कर लो, with burn, the gas who generate pop sound with burn are called hydrogen gas या are known as या is known as hydrogen gas, is known as hydrogen gas। लिखना वह गैस जो जलने पर वह गैस जो जलने पर पॉप साउंड, पॉप को पॉप ही बोलेंगे, पॉप साउंड, पॉप ध्वनि उत्पन्न करती है, पॉप आवाज उत्पन्न करती है, हाइड्रोजन गैस कहलाती है। पॉप साउंड को रिस्पेक्ट दे देंगे और हाइड्रोजन गैस को रिस्पेक्ट दे देंगे। मेन क्वेश्चन यही हमें कैच करना था। ठीक है, एक ही रीजन है डियर, हाइड्रोजन गैस कब बनेगा, जब मेटल एसिड के साथ सेकेंड रिएक्शन डियर कैच करते हैं। नोट कर लिया सबने, सेकेंड रिएक्शन डियर कैच करते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। लिखिएगा एसिड रिएक्ट विद metal carbonates formed कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और CO2 गैस को थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे देंगे। लिखना अम्ल मेटल एसिड अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करके, अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करके CO2 गैस बनाते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करके CO2 गैस बनाते हैं। मेन गैस की पहचान बता रहे हैं, है ना। क्वेश्चन पूछ दे, अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करके या अवक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। यानी क्वेश्चन पूछ दे कि अम्ल जब धातु कार्बोनेट से क्रिया करते हैं तो कौन से गैस बनाते हैं, आ सकता है क्वेश्चन। तो बस वही बात है। तो जब डियर दुनिया का कोई भी एसिड मेटल कार्बोनेट से क्रिया करता है तो कंफर्म में आपका CO2 गैस ही होगा, क्या डियर बनेगा। और एक रिएक्शन के माध्यम से, 2-3 रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं कि कैसे बन रहा है, कैसे बन रहा है। ध्यान देना डियर,
जैसे आप धातु कार्बोनेट ले लो, आप ले लो, आप ले लो Na2CO3 ले लो, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, धोने वाला सोडा है आपका। ये क्या है डियर आपका? तो ये आपका है वॉशिंग सोडा, धोने वाला सोडा, धावन सोडा जिसको बोलते हैं। और हमने डियर कॉम्बिनेशन कर लिया विनो, HCl ले लिया हमने। क्या ले लिया? HCl। अब चूंकि यहां पे 2 हैं तो हम अच्छा रहेगा, हम यहां भी क्या कर देंगे? 2 कर देंगे, है ना डियर। अब आपको पता है, क्या पता है भाई कि ये पॉजिटिव में टूटेगा, ये पॉजिटिव, ये तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, सोडियम भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, तो हम यहां पे 2 कर लिए। NaCl बना कि नहीं? एक तो सॉल्ट बन गया डियर आपका, लवण बन गया, इसके अलावा डियर बन गया वाटर, H2O। क्या बन गया डियर? H2O। और साथ में अब क्या बचा आपका? तो ये गैस निकल रही है कि नहीं? ये गैस निकल रही है ना डियर, समझ में आया? मैंने कहा कि ये सोडियम कार्बोनेट है, फॉर्मूला आपको याद करने होंगे, Na2CO3। आप जब तोड़ोगे तो भाई कोई पॉजिटिव और नेगेटिव में पहला पॉजिटिव दूसरा, ये पहला पॉजिटिव दूसरा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जाएगा, तो सिंपली डियर NaCl बना दिया। अब चूंकि देख रहे हैं कि भाई Na इधर 2 है तो Cl भी हमें क्या करना होगा? 2 लेना होगा, तो हमने यहां पे क्या कर दिया? 2 रख दिया, ताकि रिएक्शन क्या हो जाए हमारा? बैलेंस हो जाए। बैलेंस नहीं करने आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्ट तो पता चल जाएगा ना कि ये बनेगा। तो बन गया आपका NaCl। अब डियर क्या निकला आपका? वाटर, यानी यहां पे 2 हाइड्रोजन है, इसका एक ऑक्सीजन साथ क्या हो गया? बाइंड हो गया। क्या बन गया? H2O। अब यहां पे CO3 है तो बचा क्या अब? CO2। तो गैस कौन सी रिलीज हो गई? CO2 गैस रिलीज हो गई। यानी जब धातु कार्बोनेट से क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस बनाएंगे डियर? CO2 गैस बनेगी। अब इसी को एक और एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, और ये तो खाने वाला नहीं था, ये हमारा धावन सोडा था। मैं आपको खाने वाला सोडा के साथ क्रिया करके दिखा रहा हूं। किससे? वो भी तो भाई कार्बोनेट ही है ना, उसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, बाई कार्बोनेट बोलते हैं, लेकिन है तो कार्बोनेट ही ना। अभी बताएंगे, वही धैर्य भी, यही मैं बताने वाला था डियर, यही मैं अभी बताने वाला था। अभी आपने जस्ट मेरे मुंह की आवाज विनोद छीने हैं, समझ गए? अब देखो यार, अच्छा बात है ना भाई, आपके लिए तो प्लस पॉइंट है ना। अब उन्होंने पूछा तो ये प्लस पॉइंट है। ध्यान देना डियर, CO2 गैस की जो पहचान है, CO2 गैस की जो पहचान है, वो लाइम वाटर को, चूने के पानी को मिल्की कलर में कर देगा, दूधिया रंग में बदल देगा। यही गैस की पहचान होती है कि कौन सी गैस है? CO2। और मैं वो रिएक्शन के माध्यम से भी आपको दिखा रहा हूं कि कैसे चूने के पानी मिल्की कलर में, दूधिया रंग में क्या हो गया? चेंज हो गया। ये पहचान होती है CO2 गैस की। इसकी पहचान से भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो डियर मैं एक और इक्वेशन ले रहा हूं आपके लिए, थोड़ा सा समझने में हेल्प मिलेगा। और डियर हमने ले लिया सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ते हैं। भाई जहां भी हाइड्रोजन आएगा ना बीच में, वहां हमारा बाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाई। तो ये डियर हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ये भी तो मेटल का ही कार्बोनेट है ना डियर, धातु कार्बोनेट। यानी इसको हम बोलेंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। और डियर हमने क्रिया करा दिया किससे? चलो HCl से ही करा दिया। किससे करा दिया डियर? HCl से। अब आप बताना चाहोगे यहां पे क्या निकलेगा? तो देखो डियर, मान लो यहां पे हमने ये हटा दिया, ये क्या कर दिया हमने? हमने कोई मॉलिक्यूल्स नहीं लिया। तो डियर ये पहला इसमें और ये टूटेगा। डियर पहला ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव Cl के साथ जुड़ेगा, बन गया डियर आपका NaCl प्लस ये हाइड्रोजन H2 और प्लस इसका एक ऑक्सीजन, क्या बन गया डियर? प्लस, तो भी CO2 गैस बन रहा है कि नहीं? बन रहा है ना? क्लियर हो रहा है? नोट कर लेंगे ये भी रिएक्शन। मेन क्वेश्चन यही चुराना था, CO2 गैस को है ना रिस्पेक्ट दे देना डबल कॉमा में।
अब मैं आपको एक इक्वेशन बता रहा हूं जो अक्सर पेपरों में यूपीएससी एग्जाम में ही फ्रेम किया गया है, और वो इक्वेशन आप लोग भी जानते हो डियर, कि खाने वाला जो सोडा है, बेकिंग सोडा, खाने के अलावा यदि हम यूज करेंगे तो आग बुझाने में, और आप सभी को पता है कि आग बुझाने के लिए CO2 की रिक्वायरमेंट क्या होती है डियर, ज्यादा होती है। लेकिन जब हम लोग खाने वाला सोडा का यूज करते हैं तो उसके साथ हम HCl का कॉम्बिनेशन नहीं लेते हैं, हम H2SO4 लेते हैं। क्या लेते हैं? हालांकि वो डाइल्यूट ही लेना चाहिए। कैसा लेना चाहिए? डाइल्यूट अमाउंट में लेना चाहिए। और देखो डियर, वही रिक्वेशन बता रहा हूं, सेम चीज। ये तो कंफर्म है कि दुनिया का कोई भी धातु कार्बोनेट यदि अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? CO2 गैस। तो सिंपल सा इक्वेशन है डियर। यदि मान लो आपसे पूछ दिया कि खाने वाला सोडा खाने के अलावा कहां यूज करते हैं, तो आग बुझाने में, और हमने डियर ले लिया खाने वाला सोडा, वी नो NaHCO3, ये हमारा डियर बेकिंग सोडा हो गया, और इसको हमने कॉम्बिनेशन किया डियर किससे? H2SO4 से, और ये हमने ले लिया वी नो डाइल्यूट। ये अम्लों का राजा है सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखो डियर, रिएक्शन करा के देखते हैं। ये आपका डियर वी नो हो गया Na, ये टूटेगा, ये टूटेगा, ये डियर पॉजिटिव और ये नेगेटिव। सिंपल सी बात है डियर, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जाएगा, जाएगा ना डियर। तो बन गया डियर सोडियम सल्फेट, NaSO4 बन गया। बचा क्या डियर अब आपके पास? H2O, यानी एक तो डियर आपका बन गया क्या? H2O, और क्या बना डियर आपका? ये कॉम्बिनेशन हुआ कि नहीं भाई? बना ले सभी बच्चे, एक बार लिख लें। पहले लिख लो, इक्वेशन बैलेंस कर दे रहा हूं मैं। ये तो इक्वेशन समझ में आ गया ना? बैलेंस कर लो, सिंपल सा इक्वेशन है। यहां पे आप वी नो दो मॉलिक्यूल्स कर लो, चूंकि SO4 तो एक ही है, तो हम इसको बोलेंगे डियर Na2SO4। क्या बोलेंगे? Na2SO4, सोडियम सल्फेट हो गया हमारा। ये तो बन गया सॉल्ट, सोडियम सल्फेट। ये बन गया डियर हमारा, ध्यान देना डियर, सोडियम सल्फेट। इसके अलावा डियर अब हम देख रहे हैं कि यहां पे हाइड्रोजन 2 है और 2 4 है, तो डियर हम यहां पे 2 कर सकते हैं, 2H2O कर देंगे ना डियर। 4 हाइड्रोजन हो गया ना, यहां भी 4 हाइड्रोजन हो गया, उधर भी देखो 4 हाइड्रोजन हो रहे हैं। अब देखो डियर, यहां पे कार्बन 2 है, तो सिंपल सी बात है हम 2 कर दिए। अब देखो 2 2 4 ऑक्सीजन यहां हो गया, 4 2 6 यहां हो गया, और 6 4 10, इधर भी देखो 2 3 जा 6 ऑक्सीजन यहां पे और 4 यहां पे, 6 4 10। इक्वेशन क्या हो गया? हुआ कि नहीं बैलेंस? तो अब मेरा यही कहने का मतलब ये था कि खाने वाला सोडा का खाने के अलावा हम आग बुझाने में यूज करते हैं, उसके साथ मिक्सचर किसका लेते हैं, तो देगा आपके एग्जाम्पल बहुत सारे एसिड दे देगा, लेकिन सारे एसिड नहीं, सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड। बात समझ आ रहा है जो कहना चाह रहे हैं? सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड। इस पॉइंट को हम नीचे लिए लिखेंगे तरीके से, एक बार लिखते हैं, पॉइंट स्टार ला के नोट करिएगा डियर, सारे बच्चे नोट करेंगे। लिखना, बेकिंग सोडा is used, baking soda is used to douse the fire, to douse, DOUAC, douse the fire instead of eating, instead of eating we take the we instead of eating, पहले इतना ही लिखे रहिएगा, आगे लिखवा रहा हूं। लिखना, खाने वाले सोडा का खाने के अलावा, खाने वाला सोडा का खाने के अलावा आग बुझाने में प्रयोग किया जाता है। आग बुझाने में, खाने के अलावा आग बुझाने में प्रयोग किया जाता है। इसके साथ हम
सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण लेते हैं, इसके साथ हम सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, लिख लो, सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, लेकिन कैसा होना चाहिए वो, डाइल्यूट, तनु। इसके साथ हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, यानी आग बुझाने के लिए पूछेगा किसका कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। कैसा होना चाहिए, लिख लेना, फॉर दिस वी टेक सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर दिस वी टेक सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट कर देना। हाँ हाँ, ईटिंग है ना, फॉर दिस ऐसे लिखना, फॉर दिस, ईटिंग के बाद लिखिएगा, फॉर दिस वी टेक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर दिस वी टेक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आया समझ में? तो ध्यान देना डियर, एक इन दोनों को सेपरेट नहीं रखा जाता। एक मान लो जैसे एक बहुत बड़ा विनो कंटेनर है, ये कंटेनर है, तो इस कंटेनर में डियर विनो जो आपका ये भर दिया, क्या भर दिया आपका, NaHCO3 भर दिया, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा, एक कंटेनर में डालेगा, दोनों को एक कंटेनर में मिक्स नहीं करेगा, एक अलग से और कंटेनर विनो सेट करेगा, और उस कंटेनर में ध्यान देना ऐसे कुछ कंडीशन होगा, और उसमें ले लेगा डियर H2SO4। कैसा है ये विनो, डाइल्यूट वर्जन में है, दोनों को ले लिया, और लेने के बाद इनका जो एग्जिट पॉइंट होगा ना डियर, इनका जो एग्जिट पॉइंट होगा ये एक ही स्ट्रीम से निकलेगा, लेकिन जैसे हम इसको, जो वेसल होता है, जैसे उसको थोड़ा सा हम लोग टर्न करते हैं ना, घुमाएंगे, तो ये गिरेगा, और फिर इसमें आकर के विनो गिरेगा तो रिएक्शन बनाएगा, और जैसे रिएक्शन बनाएगा तो कौन सी गैस बनेगी, CO2, और जैसे CO2 गैस बनेगा और इसके थ्रू बाहर निकलेगा, माहौल कैसा हो जाएगा, CO2 वाला, सारा आग क्या हो जाएगी आपकी, बुझ जाएगी। तो एक साथ नहीं लेते हैं, दोनों को सेपरेट लेंगे, लेकिन जैसे हम उसको थोड़ा सा वेसल्स को टेढ़ा करेंगे ना, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड गिर करके और चला जाएगा किसमें, खाने वाला सोडा के साथ कॉम्बिनेशन हो जाएगा। मैंने इसे बना दिया है, ध्यान देना, कहने का मतलब ये गिरेगा, और गिरने के बाद से इनका एग्जिट पॉइंट सेम होगा, गिरने के बाद से ये इसके साथ कॉम्बिनेशन करेगा, और जैसे कंडीशन होगा, आई मीन दोनों आपस में कंबाइंड होंगे, वही रिएक्शन बनेगा, सोडियम सल्फेट, वाटर, और साथ में क्या निकलेगा, CO2 गैस, और पूरा क्या हो जाएगी डियर, बुझ जाएगी। ये आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कंफर्म हो गया कि कोई भी मेटल यदि सोडियम किसी मेटल कार्बोनेट से, धातु कार्बोनेट से क्रिया करेगा तो CO2, नीचे पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा, द गैस, पॉइंट स्टार लगा के नोट करिएगा, द गैस who convert lime water into milky color, the gas who convert lime water into milky color is known as CO2 gas, या is called CO2 gas, is called CO2 gas। वह गैस जो चूने के पानी को, वह गैस जो चूने के पानी को दूधिया रंग में, चूने के पानी को दूधिया रंग में बदल देती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहलाएगी। कौन सा? अब देखो, 2-3 टर्म कंडीशन होता है, ध्यान देना। एक तो नॉर्मल आप जो आग बुझाते हो ना डियर, एक तो CO2 के द्वारा भी आप आग बुझाते हो, जो बिजली से लगी आग होती है ना, बिजली से जो लगी आग होती है, यदि उसको बुझाना होता है आपको, तो आप यूज करते हो एज अ बिजली से लगी आग के लिए CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4 का यूज करते हैं बिजली से लगी आग बुझाने के लिए। नॉर्मल CO2 भाई निकलता है तो बिल्कुल देखते हो ना कैसा निकलता है, व्हाइट कलर का,
तो वहां पे तो नॉर्मली मैंने बताया था ना, बालू वगैरह में, बालू में जो मिक्स करते हो ना वॉशिंग सोडा, वो पाउडर के ही फॉर्म में मिक्स करते हैं। जो पेट्रोल पंप वगैरह में जो बकेट होते हैं ना, लंबी लंबी बकेट, उस बालू में वो खाने वाला सोडा क्या करते हैं, वो ऐड करते हैं। CCl4 बताएंगे भी आगे चल के यार, धैर्य। लिख लिया आपने? तो देखो डियर होता कैसे है, ध्यान देना। वह गैस जो चूने के पानी को दूधिया रंग में बदल देती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहलाती है। पहचान है CO2 गैस की। और देखो कैसे डियर, कैसे हो रहा है दूधिया पानी, आई मीन मिल्की कलर कैसे चेंज हो रहा है। तो डियर आपके पास कोई लाइम वाटर है, बोले तो CaOH का ट्वाइस, बोले तो बुझा चूना, फ्लेक्ड लाइम है। ये आपका डियर बुझा चूना है। आप देखे होंगे जब पानी, विनो पानी और चूना डालते हो तो ऊपर का पानी कैसा हो जाता है, क्लीन होता है कि नहीं? ऊपर का पानी क्लीन क्लीन हो जाता है ना। और इन केस जैसे डियर आप इसमें CO2 गैस क्या करोगे, प्रवाहित कराओगे, तो देखो क्या बनेगा। ये बन गया डियर आपका CaCO3, ये बन गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट। और कैसा बन गया डियर, तो व्हाइट, PPT बोलते हैं ना इसको, प्रेसिपिटेट, है ना, सफेद अवक्षेप, क्या बोलेंगे, श्वेत अवक्षेप या सफेद अवक्षेप बना दिया। यानी यही मिल्की कलर है, यही क्या हो गया आपका मिल्की कलर, सफेद अवक्षेप हो गया। पहला ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाया तो ये उस वक्त बिल्कुल पानी क्लीन था। पानी क्या था, क्लीन था। ये बुझा चूना है, और चूना में हमने कौन सी गैस प्रवाहित किया, CO2 गैस। ये CaOH का ट्वाइस, स्लेक्ट लाइम, बुझा चूना। देखो कैसे देख रहे हैं, क्लियर हो रहा है पॉइंट? बिल्कुल लग रहा है मार देगा इसको आगे। क्लियर हो रहा है? स्लेक्ट लाइम, बुझा चूना, और क्या कॉम्बिनेशन कराया डियर, कार्बन डाई ऑक्साइड। और देखो डियर बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट। यही मिल्की कलर है, यही आपका मिल्की कलर है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप ना उसी वक्त खूब CO2 डाल रहे हैं, रोक ही नहीं रहे हैं, CO2 गैस खूब प्रभावित कर रहे हैं, खूब प्रभावित कर रहे हैं। आप ज्यादा CO2 गैस डाल दोगे ना, दोबारा वो क्लीन हो जाएगा, व्हाइट माने बिल्कुल साफ हो जाएगा। यानी आप यदि CO2 का लेवल को कम नहीं किए ना, मेंटेन किए रह रहे हैं, सप्लाई किए जा रहे हैं, सप्लाई किए जा रहे हैं, सप्लाई किए जा रहे हैं, जो लाइम वाटर है ना, दोबारा कैसा हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, यानी क्लीन हो जाएगा। आप एग्जामिन कर सकते हो। तो CO2 का भी लेवल आपको हमेशा प्रभावित नहीं करना है। बात समझ में आया कि नहीं पॉइंट डियर? तो CO2 गैस की एक ही पहचान होती है कि ये मिल्की कलर को क्या करता है, आई मीन लाइम वाटर को मिल्की दूधिया रंग चेंज कर देता। हमने चूना लिया, हमने CO2 मिलाया, और ये टर्म कंडीशन आया समझ में। जैसे आप देखना, आप नाम सुने होंगे ईस्ट का, खमीर का नाम सुना है, ईस्ट। ईस्ट का जब आप फर्मेंटेशन कराते हो, किण्वीकरण, किण्वीकरण जो एल्कोहल वगैरह बनाते हो, तो जैसे आप मान लो जैसे आपने ये आपने बोतल लेके आया, इसमें लाइम वाटर आई मीन जूस लेके आ गए, आप ऑरेंज जूस लेके आ गए, और जूस लाने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें आप ना ईस्ट के दाने को डालेंगे। ईस्ट के दाने जैसे डालोगे, और तुरंत इसके कॉर्क को आप टाइटली क्लोज कर दो, टाइटली उसी वक्त क्लोज कर दो ताकि ऑक्सीजन ना जा पाए। तो उसके अंदर ना ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में श्वसन होता है ईस्ट के अंदर, जिसमें एल्कोहल बनता है और क्या निकलता है, CO2 गैस। आप उस लाइम वाटर को 10 मिनट के बाद ढक्कन खोल के भी स्मेल करेंगे तो आपको एल्कोहल जैसी स्मेल आएगी, और साथ में जो गैस निकलेगी, यदि उस गैस की पहचान करनी है कौन सी गैस निकली है, सिंपल सा इक्वेशन है, चूने के पानी से पास करा दो और देखो उसको कलर को क्या कर देगा, वो मिल्की कलर कर देगा। यानी कंफर्म है कि कौन सी गैस निकली है, वो CO2 गैस निकली है। बात आया समझ में? एल्कोहल जैसी स्मेल, क्योंकि वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण करता है तो एल्कोहल ही बनाता है ईस्ट, उसी का तो फर्मेंटेशन करके एल्कोहल वगैरह बनाया जाता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन गैस कौन सी निकलती है, CO2 गैस निकलती है। उसकी पहचान एक ही है कि वो चूने के पानी को मिल्की कलर में क्या करती है डियर, कन्वर्ट कर देती है, चेंज कर देती है। एम आई क्लियर? हाँ नहीं, हाँ हाँ पूरा कर दिए।
शायद मैं मिटा दिया था क्या ये ना। हाँ ये तो पूरा हो गया, अब आप बाहर निकाल दो H2O। मेन तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाना, पानी बाहर निकाल दो, H2O लिख लो भाई। H2O भी निकाल देना है, प्लस H2O भी निकाल देना है। समझ आया कि नहीं? यानी हाइड्रोजन गैस कब बनेगा और CO2 गैस कब निकलेगा, इसकी पहचान आपको होनी चाहिए थी। दैट्स वाई मैंने आपको बताया। और आई होप यहां तक तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सभी को। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या हो रहा है? नेक्स्ट लिखिएगा डियर। कितने रिएक्शन लिखवा दिए वैसे मैंने? दो ही हुआ है ना? नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे डियर। हो गया हो गया, शांत हो जाओ। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करेंगे। लिखना एसिड रिएक्ट विथ बेस, एसिड react with base form salt and water. Acid react with base form salt and water. This process is also called, is also known as, this process is also known as neutralization reaction. This process is also known as neutralization reaction. लिखिएगा अम्ल क्षार के साथ अवक्रिया करके, अम्ल क्षार के साथ, अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। उदासीनीकरण कहलाती है। और उदासीनीकरण को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना। यानी दुनिया का कोई भी एसिड यदि बेस के साथ क्रिया करेगा डियर, कन्फर्म में सॉल्ट बनाएगा, वाटर, और ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी डियर? न्यूट्रलाइजेशन। कोई चीज बनेगा तो न्यूट्रल बनेगा, क्या बनेगा? उदासीन। दैट्स वाई नाम क्या पड़ गया? उदासीनीकरण। और यहां पे एक दो हम एग्जांपल लेते हैं, नोट कर लिया सबने? जैसे डियर मान लो आपके पास कोई एसिड है, हमने यहां पे एसिड मेंशन कर दिया, अम्ल है, और इसके साथ रिएक्शन डियर हम किसी बेस से कराते हैं, यानी क्षार से कराते हैं, तो हमारा बना डियर सॉल्ट, लवण प्लस हमारा बना वाटर, जल। यही तो प्रोसेस है हमारा, है न्यूट्रलाइजेशन। हमने एसिड में सपोज करो कि ले लिया HCl, जो अपने आप में प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और हमने बेस में कास्टिक सोडा ले लिया, NaOH। ये डियर हमारा कास्टिक सोडा है, NaOH स्ट्रॉन्ग है, और ये भी हमारा डियर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब डियर सिंपल सा इक्वेशन है,
यदि हम इसको तोड़ेंगे तो पहला तो हमारा पॉजिटिव में टूटेगा ही टूटेगा, दूसरा नेगेटिव में टूटेगा, ये टूटेगा पॉजिटिव, और ये ऑब्वियस सी बात है डियर, यदि हमें इनको निकालना होगा तो मैं इन दो को निकाल सकता हूं। इसको हमने क्या कर दिया, निकाल दिया, क्योंकि इसका निगेटिव से नहीं आएगा, किससे आएगा, पॉजिटिव से आएगा। इसका नेगेटिव तो पॉजिटिव नेगेटिव से आएगा नहीं, किससे आएगा, पॉजिटिव से। तो हम दोनों क्या कर दिया, हमने निकाल दिया। तो हमारा निकालने से क्या बना डियर, ये हमारा बन गया सॉल्ट, और प्लस ये हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन दो, और यहां बन गया हमारा H2O, ये हमारा बन गया वाटर। यही रिएक्शन क्या कहलाएगा, न्यूट्रलाइजेशन। यही क्या कहलाएगा डियर, न्यूट्रलाइजेशन। क्या कहलाएगा। अब देखो डियर, यदि मान लो ये भी आपका प्रबल है, ये भी आपका स्ट्रांग है, वी नो की प्रबल है, और ये भी डियर आपका स्ट्रांग है, मतलब ये स्ट्रांग बेस है, प्रबल क्षार है, और ये आपका प्रबल अम्ल है। तो ध्यान देना, दुनिया का कोई भी यदि स्ट्रांग एसिड और बेस आपस में क्रिया करते हैं ना, तो जो सॉल्ट खाते हो वही बनता है कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट में एसिड भी स्ट्रांग होना चाहिए और बेस भी, तभी वो कॉमन सॉल्ट कहलाएगा, अदरवाइज वो कॉमन सॉल्ट नहीं कहलाएगा। जब दोनों प्रबल आपस में जुड़ेंगे तो आपका क्या बन गया डियर, कॉमन सॉल्ट NaCl। कभी क्वेश्चन पूछ दे कि NaCl में दुर्बल अम्ल की प्रबल चार क्षार है ना, ऐसे मेंशन कर दिया, दोनों में क्या होना चाहिए, स्ट्रांग। हाँ, तो कॉमन सॉल्ट में दोनों कंडीशन जनरेट होनी चाहिए। हाँ ले लो, किसका, अमोनिया। नहीं तो वो डिजॉल्व नहीं होगा ना डियर, NH3 डिजॉल्व होता है सिर्फ वाटर में। क्या ले लेंगे, तो वो भी तो डियर स्ट्रांग ही है। आप देखो, जैसे आपने ये ले लिया, देखो आप ये आपने ये ले लिया, सपोज करो आपने ले लिया डियर, आपने लिया H2SO4 ले लिया, है ना डियर, और आपने कॉम्बिनेशन इसी के साथ करा लिया। ये भी क्या अपने आप में स्ट्रांग, ये भी क्या है, स्ट्रांग है। समझ रहे ना, दोनों स्ट्रांग है। अब ये आपका ये कंडीशन होगा कि ये बनेगा डियर आपका क्या, Na2SO4 बनेगा या NaSO4 बनेगा। हम यदि मॉलिक्यूल्स बढ़ा देंगे इधर तो प्लस क्या बनेगा डियर, 2H2O प्लस क्या बनेगा, बस और कुछ नहीं बनेगा, पानी तो निकलेगा। तो ये जो सॉल्ट है ना, अब ये सॉल्ट आप खा नहीं सकते, ये अपने आप में ये सॉल्ट है, ये आप खाने वाला सॉल्ट नहीं है, खाओगे पूरा मुंह जल जाएगा आपका। हाँ वो हो, लेकिन कॉमन सॉल्ट के लिए जरूरी है। मान लो आप दोनों स्ट्रांग कंडीशन ले लिए तो वो भी सॉल्ट होगा, लेकिन वो खाने योग्य नहीं होगा, क्योंकि आपने जो एसिड का सिलेक्शन किया है वो सिलेक्शन एसिड खाने वाला नहीं है। भाई सॉल्ट तो बना ही है नॉर्मली, लेकिन कॉमन सॉल्ट वो होंगे ना जो हम खाएंगे। अब आप इसके साथ कॉम्बिनेशन नहीं खाओगे ना डियर, उसके लिए हमें Cl ही लेना होगा। कॉमन सॉल्ट अभी पढ़ोगे, महात्मा गांधी का एक फिगर बना हुआ है NCERT में, वो कैथोड एनोड वाला कॉम्बिनेशन, अभी वो कास्टिक सोडा वाला पढ़ोगे, समझ रहे हैं।